अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, उर्दू में पहचान, उर्दू में शिनाख्त को अंडरस्टैंड करने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो इसकी पहचान को समझने के लिए इसके नेम पे ज़रा गौर करें। फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर क्या होता है? मुस्तकबिल, जो आने वाला टाइम पीरियड होता है उसको हम बोल देते हैं फ्यूचर। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इन दोनों टेंसेस को कंबाइन करके आपस में मिला के ये टेंस बनाया गया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके अंदर हमने पहचान जो इसकी है, इसकी जो शनाख्त है उर्दू में, वो लेनी होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या थी? उर्दू फिक्रों के लास्ट पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएं तो ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इन दोनों टेंसेस की पहचान, इन दोनों टेंसेस की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन सेम है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? फिर इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्या होगा, फ़र्क क्या होगा? इन दोनों टेंसेस में जो फ़र्क होना है, जो डिफरेंस होना है, वो होना है टाइम का, वक्त का। यानी कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसके अंदर हमने टाइम को मेंशन नहीं किया होता, उसके अंदर हम टाइम को डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसके अंदर हमने टाइम को मेंशन करना होता है, टाइम को डिस्कस करना होता है। ये इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस है। नंबर 2, इसकी पहचान एक तरह से और भी होती है। वो कैसे होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड से पहले ता, ती, ते जैसे वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे मैं कह दूं ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। फिर चाहे टाइम को मेंशन किया जाए या ना किया जाए। वैसे मैंने क्या बताया कि जब टाइम का जिक्र किया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब टाइम का जिक्र नहीं किया जाएगा फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब ता, ती, ते जैसे वर्ड्स रहा रही, रहे से पहले आ जाएंगे, फिर चाहे टाइम को डिस्कस किया जाए या ना किया जाए, दोनों सूरतों में ही ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि किसान हल चला रहा होगा, किसान हल चला रहा होगा, इसमें कोई भी टाइम हमने मेंशन नहीं किया, तो ये किस में चला गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चला गया। अब नंबर 2, इसकी जगह अगर मैं ये कह दूं कि किसान सुबह से हल चला रहा होगा, अब सुबह से आ चुका, इसने क्या बता दिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चला गया है। यानी कि दोनों में ये डिफरेंस हो गया। नंबर 3, जो मैंने ता, ती, ते वाली एग्जांपल आपको दी थी कि अगर मैं इसकी जगह ये कह दूं कि किसान सुबह से हल चलाता रहा होगा, पहचान इसी में आ गई, टाइम भी आ चुका है। नंबर 2, या इस साइड के मैं ये कह दूँ किसान हल चलाता रहा होगा। अब यहाँ मैंने अगर टाइम को मेंशन नहीं भी किया, टाइम को मैंने डिस्कस नहीं भी किया, फिर भी मैंने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही ट्रांसलेट करना होगा। क्यों करना होगा? बिकॉज इसमें ता, ती, ते आ चुका है। किसान सुबह से हल चलाता रहा होगा या किसान हल चलाता रहा होगा, अब टाइम है या नहीं है, दोनों सूरतों में ही ये किस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब नंबर 2, जो इसके अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है वह है टाइम। कि टाइम हमने ये तो बता दिया कि हमने इसके अंदर टाइम को मेंशन करना होता है, टाइम को डिस्कस करना होता है, बट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टाइम, कि टाइम की कितनी काइंड्स हैं जो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। इस टाइम पे ही मैंने प्रीवियस जो 2 वीडियोस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस पे बनाए थे, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे बनाए थे, उनके अंदर मैंने इस पॉइंट को डिटेल डिस्कस किया था। जिन्होंने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी, दोनों वीडियोस का लिंक ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियोज़ लाजमी समझे, सो दैट कि आपके ये पॉइंट जो हैं ये डिटेल्ड आपके कह लेंगे क्लियर हो जाएँ, वाजे हो जाएँ आपको। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये 2 किस्म का टाइम होता है। एक होता है मुअय्यन, एक होता है गैर मुअय्यन। जो मुअय्यन होता है वो होता है कि जिसका हमें एक नुक्ता मिल जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है कि कब से ये काम स्टार्ट हो रहा है। या सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइम को हमें काउंट करना पड़े, जिसकी हमें गिनती करनी पड़े, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम मुअय्यन वक्त में, और जिसकी हमें गिनती ना करनी पड़े वो होता है गैर मुअय्यन टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ना कि 2 दिनों से, अब अगर आज कह लें कि है संडे है, ठीक है, 2 दिनों से, इट मीन्स के बात कर दी इसने
जुमे और हफ्ते की, 2 दिनों का हमें इसने काउंट करके बता दी। ये किस में चला गया, ये गैर मुअय्यन वक्त में चला गया। या इससे हट के मैं ये कह दूं कि 2 बजे से, अब अगर 5 बज चुके हैं, 2 बजे से इसने बता दिया, 2 बजे से लेकर मुझे ये काउंट करने पड़ेंगे। 2 के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, मैं ये हिसाब लगा के फिर मैं बताऊंगा अच्छा ये तो 3 घंटे हो चुके हैं। अब ये 3 घंटे जो हैं ये हमने खुद काउंट किए हैं। जब हमें काउंट करना पड़ेगा टाइम वो होता है मुअय्यन वक्त में, जब काउंट ना करना पड़े वैसे ही बता दिया। अगर यही कह दिया कि 3 घंटों से, तो मैं अब अगर 5 बज चुके तो मैं यही कहूँगा अच्छा 2 बजे से लेके अब तक ये 3 घंटे हो चुके हैं, ये तो 3 बजे, यानी कि इस तरह से जो हमें टाइम एग्जैक्ट बता दीजिए कि इतने बजे से वो होता है मुअय्यन वक्त में, जो ना बताया जाए वो होता है गैर मुअय्यन, यानी कि 2 बजे से मुअय्यन वक्त, 2 घंटों से गैर मुअय्यन वक्त, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये हमें पता है सुबह की बात कर रहा है, शाम की कर रहा है, दोपहर की कर रहा है, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम में मुअय्यन वक्त में। मंगल से, बुध से, जितने भी दिनों के नेम्स होते हैं यानी कि डेज़ के जो नेम्स होते हैं वो भी किस में होते हैं, मुअय्यन वक्त में होते हैं, मंगल से, बुध से, जुमेरात से, जुमे से। तो अगर इसकी जगह मैं ये कह दूँ 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, ये चला जाएगा गैर मुअय्यन में, ठीक है। इससे हट के अगर ये कह दूँ कि मंथ्स के नेम्स आ जाएँ, जनवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर इस तरह के नेम्स आ जाएँ ये भी होगा मुअय्यन वक्त में, पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर इनसे हट के ये कह दिया जाए 2 माह से, 3 माह से, 4 माह से, जैसा कि ये लिखा भी हुआ है, तो ये चला जाएगा गैर मुअय्यन वक्त के अंदर। या अगर किसी साल का नेम ले लिया जाए तो वो भी मुअय्यन वक्त में। अगर साल का नाम ना लिया जाए, वैसे कंबाइन करके बता दिए, काउंट करके बता दिए, तो वो चले जाएंगे गैर मुअय्यन वक्त में। अब होता क्या है कि अगर मुअय्यन वक्त आ जाए तो इनके साथ हमने सिंस यूज़ करना होगा, SINCE, सिंस यूज़ करना होगा। अगर गैर मुअय्यन वक्त होगा तो उसके साथ हमने फॉर यूज़ करना होगा। ये थी इसकी यहाँ तक की आइडेंटिफिकेशन और इसकी पहचान। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मेकिंग मेथड, इसका बनाने का तरीका क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हमें गौर करना होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस पे, जिनको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना ही नॉट यूज़ किया जाता है और ना ही सवाल किया जाता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसका ज़रा मेकिंग मेथड देखते हैं। अगर इसके मेकिंग मेथड की बात करें तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, यानी कि फ़ाइल जो काम करने वाला। आफ्टर दैट विल एंड शैल, जैसे मैंने बताया था कि फ्यूचर के 4 टेंसेस हैं, चारों टेंसेस में विल एंड शैल लाजमी यूज़ होगा। विल एंड शैल तो यूज़ हो गया, आए हुए के साथ शैल, बाकी सबके साथ ही विल। इसके बाद हैव यूज़ हो जाएगा, यानी कि ये पहचान, इसमें सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमने कौन सा ले लिया, परफेक्ट टेंस का लेना होगा। देखिए ना, पहचान हमने ली थी कॉन्टिन्यूस टेंस की, कॉन्टिन्यूस टेंस की हमने पहचान ली, तो परफेक्ट टेंस का अभी तक कुछ भी नहीं था लिया। तो परफेक्ट टेंस का हमने क्या करना होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लेना होगा जो कि विल एंड शैल है। विल शैल के साथ हैव आ जाता है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा यूज़ होता है, बीन हम इसके बाद यूज़ करेंगे आफ्टर दैट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि ING फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है या जेरेंट फॉर्म होती है, ये यूज़ कर देंगे। देन ऑब्जेक्ट होगा यानी कि मफऊल। आफ्टर दैट लास्ट पे सिंस या फॉर का यूज़ कर देंगे, यानी कि अगर मुअय्यन वक्त होगा तो सिंस यूज़ हो जाएगा, अगर गैर मुअय्यन वक्त होगा तो फॉर यूज़ हम करेंगे। आफ्टर दैट हमने लास्ट पे टाइम को मेंशन कर देना जो कि हमें टाइम बताया गया होगा। ये इसका मेकिंग मेथड। इसकी ज़रा एग्जाम्पल पे गौर करें। लड़के शाम से होमवर्क कर रहे होंगे, लड़के आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब रहे होंगे हमने देखा किस में चला गया, कॉन्टिन्यूस टेंस में चला गया। कैसे में पता चला, ये रहे होंगे आ गया। इसके बाद ये टाइम आ चुका है शाम से, ये शाम से आ चुका, इसने साथ ये बता दिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज इसमें टाइम को हमने मेंशन कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, बॉय, लड़के, द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गए जो काम करने वाले हैं। आफ्टर दैट हमने विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। विल हमने यूज़ कर दिया यहाँ, यानी कि आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ ही विल यूज़ कर दिया। देन हमने हैव उठा लिया यहाँ से, ये यूज़ कर दिया। आफ्टर दैट बीन भी यूज़ कर दिया, ये बीन हमने यहाँ आके लगा दिया। देन वर्ब इसमें क्या है, कर रहे होंगे, करने की इंग्लिश होती है डू, तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि ING फॉर्म। डू के साथ हमने यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING यूज़ कर देना, डूइंग बन जाएगा। डूइंग क्या कर रहे हैं, होमवर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो ब्लू में लिखा हुआ है। ये देखें, कलर्स को ज़रा देखना है आपने, ब्लू ब्लू ब्लू, ये क्या है, ये आ रहा है आपके ऑब्जेक्ट में होमवर्क ये ऑब्जेक्ट मैंशन कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, सिंस या फॉर लगा के टाइम बता देना है। अब सिंस हमने अगर मुअय्यन वक्त आ चुका शाम का हमें पता, हमने सिंस यूज़ कर दिया। देन इवनिंग जो टाइम होगा वो हमने मेंशन कर देना। तो क्या होगा, द बॉयज़ विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस इवनिंग। या अगर इसकी जगह हो जाए ना 2 दिनों से, तो फिर क्या होगा, सिंस की जगह फॉर आ जाएगा, फॉर के साथ है 2 days आ जाएगा। द बॉयज़ विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर
2 days, फिर इस तरह से हो जाएगा। और एक चीज़ और, समटाइम्स आ जाता है वर्ड मुद्दत से, जिनकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन का ही नहीं पता होता कि हमने इसको किस में ट्रांसलेट करना है। अगर वर्ड आ जाए ना मुद्दत से, ये वाला मुद्दत से, अगर मुद्दत से आ जाए तो सिंस लगा के लॉन्ग लगाना होगा, सिंस लॉन्ग। यानी कि अगर मैं ये कह दूँ ना कि लड़के मुद्दत से होमवर्क कर रहे होंगे या करते रहे होंगे, तो क्या होगा, दी बॉयज़ विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस लॉन्ग। फिर सिंस लॉन्ग यानी कि मुद्दत से की इंग्लिश होती है सिंस लॉन्ग। ये था इसका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव बनाने का तरीका। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है, नॉट आ जाता है जस्ट, और कुछ भी नहीं आता। यानी कि हमने क्या करना होगा उसमें, नॉट, लड़के शाम से होमवर्क नहीं कर रहे होंगे। जब नहीं आ चुका है तो ये क्या बन गया, ये नेगेटिव में चला गया, यहाँ हमने नॉट यूज़ करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वेयर टू यूज़ नॉट, कि हमने नॉट को कहाँ जाके पुट करना है। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ चुके हैं। तो हमने नॉट को कहाँ पुट करना है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब दैट कंसिस्ट ऑन मोर देन 1 वर्ड्स, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो मोर देन 1 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा हो, यानी कि एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो हमने हमेशा नॉट फर्स्ट वाले वर्ड के बाद ही लगाना होगा। वी विल यूज़ नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमने हमेशा फर्स्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद ही नॉट यूज़ करना, बाकी सबको आपने छोड़ देना है। अब यहाँ हमने क्या करना होगा, नॉट, यहाँ ये देखें 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ चुके, हमने कहा हमेशा ही याद रखें कि फर्स्ट वाले के बाद ही द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस इवनिंग, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हमने फर्स्ट वाले वर्ड से पहले ही यूज़ कर देना होगा। तो इसी तरह से इसमें जस्ट यही एक चेंजेस होगी। इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमने सवाल करना होता है, कोई भी क्वेश्चन करना होता है। तो जब क्वेश्चन करना है फिर हमने क्या करना है, विल एंड शैल को बाहर निकाल लेना है। विल एंड शैल को ही बाहर क्यों निकालना, देखें जैसे मैंने बताया कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रहा हो, एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, तो हमने नॉट हमेशा फर्स्ट वाले वर्ड के बाद ही यूज़ करना होगा। सेम इज़ द केस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब इंट्रोगेटिव का हम जिक्र करते हैं वहाँ भी हमने क्या करना होता है कि जब हमने बाहर हेल्पिंग वर्ब निकालना होता है तो हमेशा फर्स्ट वाला ही बाहर निकालना होता है, बाकी हमने बाद में राइट डाउन करने होते हैं। सबसे पहले हमने विल एंड शैल लगाना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हैव, ये सारे के साथ बाकी वही मेथड है ना, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म के यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम का जिक्र कर देंगे। इसी एग्जांपल को हम अगर ये कहते हैं क्या लड़के शाम से होमवर्क कर रहे होंगे, अब देखिए अगर क्या को निकाल दें हम तो क्या बचेगा, इसमें पॉजिटिव है, लड़के शाम से होमवर्क कर रहे होंगे। जब क्या लगा दिया तो ये इंट्रोगेटिव में चलेगा, क्या लड़के शाम से होमवर्क कर रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, दी बॉयज़, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ कर लें, दी बॉयज़, बॉयज़ के साथ हमने विल यूज़ करना है, वो स्टार्ट में फिर हम विल निकाल लेंगे, विल दी बॉयज़। इसके बाद हैव यूज़ करेंगे, हैव के बाद सेम उसी तरह से, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा जो कि किस पर वो काम कर रहे हैं, मफूल क्या है उनके पास, वो है होमवर्क, जिस पर उन्हें काम करना। होमवर्क यूज़ करने के बाद सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग हमने यहाँ पे पुट कर देना, यानी क्या होगा, विल द बॉयज़ हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस इवनिंग, क्या लड़के शाम से होमवर्क कर रहे होंगे। तो ये होते हैं इंट्रोगेटिव। हाँ, अगर कहीं पर भी डबल सवालिया आ जाए, WH वाले कोई वर्ड्स आ जाएं, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, हु, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाएंगे तो उनको हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले पुट करना होता है। अगर क्या की जगह ये आ जाए ना, लड़के शाम से होमवर्क क्यों कर रहे होंगे, अब अगर क्यों आ जाएगा तो वो वाई, या कहाँ कर रहे होंगे, वेयर आ जाएगा, फिर वाई विल, इस तरह से ये हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। और एक मेन पॉइंट और, अगर कब जैसा वर्ड आ जाए इसमें, इनके लड़के कब से होमवर्क कर रहे होंगे, जब कब से आ जाएगा तो फिर आपने सिंस को लास्ट पे नहीं लेके जाना। कब की इंग्लिश होती है वैन, तो फिर आप यहाँ करेंगे वैन यूज़ करेंगे, वैन विल दी बॉयज़। अब सिंस को हम कहाँ यूज़ करेंगे, सिंस को फिर हमने क्या करना होगा, वैन से भी पहले यानी कि स्टार्ट में लगा लेना, सिंस वैन दी बॉयज़, सिंस वैन विल दी बॉयज़ हैव बीन डूइंग होमवर्क, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क चला जाएगा जब कब का जिक्र किया जाएगा, यानी कि टाइम का नाम बताइए, कब करके क्वेश्चन कर दीजिए, फिर हमने सिंस वैन स्टार्ट में लगाना होता है। ये था इसका इंट्रोगेटिव। अगर इसके साथ ही नॉट भी आ जाए, क्या लड़के शाम से होमवर्क नहीं कर रहे होंगे, अगर साथ ही यहाँ नहीं भी आ जाए तो नहीं, हमने नॉट जो है वो हैव से पहले यूज़ कर देना है। वो कैसे, जैसे यहाँ था हैव से पहले नॉट था नेगेटिव में, वैसे ही हमने हैव से पहले नॉट को यूज़ कर देना। तो ये बन जाएगा इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी कि दोनों में ये चला जाएगा।
ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये हमारे अब इस वीडियो में सारे के सारे जो टेंसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 12 के 12 टेंसेस एक टेबल के थ्रू, यानी कि वाइट बोर्ड पर एक टेबल बना के उस टेबल के थ्रू 12 के 12 टेंसेस आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।